फोन की घंटी बज रही थी। नंदिनी ने नहीं उठाया, यह सोचकर कि बाबूजी का फोन तो होगा नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी घंटी बजी तो विराज हाथ में किताब लिए हड़बड़ाया से आए। नंदू, फोन बज रहा है भाई। विराज ने उसे देखते हुए फोन उठाया, पर समझ ना पाए कि नंदिनी ने कुछ सुना या नहीं। फोन किसका है पूछे बिना नंदिनी गैलरी में आ गई। वह जानती है कि बाबूजी का फोन तो नहीं होगा। मायके से लौटे महीना भर हो चला है। वह फ्लैट से बाहर नहीं निकली है। शाम को धुंधलका होते ही गैलरी में आ खड़ी होती है। अंधेरे गहराते ही बस्तियां जगमगा उठती हैं। मानो महानगर में होड़ शुरू हो जाती है। भाग दौड़ की वह हंसते बतियाते लोगों को ताकते हुए और भी उदास हो जाती है। विराज उसकी मनोस्थिति समझकर भी बेबस थे। वे जानते हैं बाबूजी के एकाएक चले जाने से नंदिनी के जीवन में आए खालीपन को। बाबूजी नंदिनी के पिता तो बाद में थे। पिता से ज्यादा वे नंदिनी के भरोसेमंद मित्र एवं माँ भी थे। माँ से ही मन की बातें करती हैं बेटियां। नंदिनी की माँ भी बाबूजी ही थे और पिता भी। माँ को तो उसने देखा ही नहीं। हमेशा बाबूजी से सुना कि माँ मिट्टी से नहीं बल्कि फूलों से बनी थी। बेहद नाजुक गर्म हवा के एक थपेड़े से ही पंखुड़ी पंखुड़ी हो बिखर गई। अस्पताल के झूले में गुलाबी गोरी बेटियों को देखते ही बाबूजी ने सीने पर पत्थर रख लिया और अपनी बेटियों के लिए खुद फौलाद बन गए। उन्हें जीना होगा बेटियां के लिए। विराज ने विवाह के बाद नंदिनी के रिश्तेदारों से पिता पुत्री के प्रगाढ़ संबंध, बाबूजी की करुण संघर्ष गाथा को कितनी बार सुना है कि उन्हें रट गई है सब बातें। उन्हें भी बाबूजी की कमी खलती है। नंदिनी ने तो बाबूजी की गोद में आंखें खोली थी। वे समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति। नंदिनी को समय देना ही होगा। नंदिनी कंधे पर स्पर्श पाकर चौंक गई। कैसी जानी पहचानी ममता से भरी कोमल छुअन है। गर्दन घुमाकर देखा विराज है। क्या सोच रही हो नंदू? आकाश देख रही है? तारे कम नहीं नजर आ रहे। दिन से ज्यादा उजाले भी चौधिया रहा है। पूरा शहर जमीन से आसमान तक। ऐसे में तारों ही कम नजर नहीं आते हैं। चांद तारों का असल सौंदर्य व प्रकाश तो अंधेरे में दिखता है। यह तर्क देते देते रुक गए विराज। नंदू ने बात सिर से नकार दी। नहीं तो, बल्कि मुझे तो एक तारा ज्यादा नजर आ रहा है। वह देखो, वह वाला एकदम अपनी गैलरी में ऊपर चमकदार तुम्हें देख रहा है, प्यार से मुस्कुराते हुए बाबूजी की तरफ। यह सुनते ही नंदिनी को करंट सा लगा। विराज का हाथ झटक कर गुमसुम अंदर चली गई। विराज बात बात पर प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह नंदिनी का दुख दर्द बाहर निकले, किंतु आंसू तो दूर, उसकी आंखें नम तक नहीं हो रही। मानो सारे आंसू ही सूख चुके हों। न सिर्फ बाबूजी की बातें और यादें, मानो पूरे के पूरे बाबूजी सिर्फ उसी के थे। यादों बातों तक में किसी की हिस्सेदारी उसे मंजूर नहीं। नंदिनी सीधे बेडरूम में आ गई। बेडरूम में अक्सर पिता की तस्वीरें नहीं होती, पर नंदिनी की तो बात ही अलहदा थी। उसके बेडरूम की दाई दीवार पर सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। बाबूजी के साथ व या उसके संग बाबूजी विदाई वाला की तस्वीरें। वह तस्वीरों पर उंगलियां फेर रही थी कि ड्राइंग रूम में रखा फोन फिर बज उठा। उसका जी धक से रह गया। घड़ी देखी 8 बज रहे हैं। उसी ने तो बाबूजी को समय बताए थे, सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 7 बजे के बाद, वरना वे तो उठते ही फोन लगा देते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? नींद अच्छी आई? नाश्ता जरूर करना। खाना क्या क्या बनाएगी? बढ़िया कपड़े पहनना। तमाम सवाल। और शाम होते ही विराज ऑफिस से आ गए। नवेली ने तुझे तंग तो नहीं किया? शाम को घूमने जाते हो ना? आदि सवाल अक्सर वही होने के बावजूद उनकी इतनी परवाह फिक्र होती कि नंदिनी का मन गुलाब गुलाब हो जाता। कई बार वह सुबह बिस्तर या बाथरूम में होती या शाम को विराज ऑफिस से ही नहीं लौटते होते। तब पिता पुत्र के मध्य समय तय हुआ था।
हड़बड़ी में वह बाबूजी से मन की बातें ही नहीं कर पाती थी। अक्सर बेटियां मन की बातें माँ से करती हैं। ऐसे हिसाब से बाबूजी उसके माता पिता दोनों ही थे। उसका तो मायका ही खत्म हो गया। कहने को तो तमाम नाते रिश्ते हैं, पर सब कहने भर के महीने 2 महीने में औपचारिक बातें ही होती हैं। फिर फोन बजा। विचार श्रृंखला में बाधा पड़ते ही नंदिनी पैर पटकती ड्राइंग रूम में पहुंची ही कि देखा विराज फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे थे। एक हाथ में फोन का प्लग और दूसरी में नई नबेली के थामे व ठागे से खड़े रह गए। नबेली नाना की प्यारी नातिन, बाबूजी का नन्हा सा खिलौना। इसे तो समझ भी नहीं होगी कि नाना अब कभी नहीं नजर आएंगे। नंदिनी एकटक अपनी बेटियों को देखने लगी और विराज नंदिनी को। वे दर्वित हो उठे। उसके दुख से क्या बीती होगी नंदू के हृदय पर। पिता की निश्चल देह देखकर क्या गुजरी होगी। पिता की अस्थियों से भरा कलश देखकर इतना हाहाकार, ऐसा झंझावात की आसुरता उड़ा ले गए। उन्होंने बढ़कर नबेली को नंदिनी की गोद में देकर अपने पास बैठा लिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे सांत्वना दें कि नंदिनी इस सदमे से उबर आए। धीमे से प्रस्ताव रखा, नंदू कितने दिन हो गए तुम्हें घूमने निकले, आज चले नहीं, मन नहीं होता।